मैं डॉक्टर ब्रजकिशोर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। मेरे आज का विषय है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रत्येक देश का शासन संचालन के लिए एक संविधान है। उस संविधान में संपूर्ण क्रियाविधि का उल्लेख होता है कि किसी भी राष्ट्र का शासन संचालन किस प्रकार से होगा। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में उसके उद्देश्य, लक्ष्य और विचारधारा को प्रकट करने वाली एक प्रस्तावना होती है। हमने हमारी लिखित संविधान को अपनाया और अमेरिका के संविधान से प्रेरणा ली। 1776 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा जिस अमेरिकी संविधान का निर्माण किया, भारत के लिए भी ऐसी ही संविधान सभा का निर्माण माउंटबेटन योजना के अनुसार किया गया, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता ने ये शर्त रखी थी कि अगर भारतीय अपना संविधान बना लेंगे तो हम इनको स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। तो हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद माउंटबेटन के नेतृत्व में एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसने भारत का एक लिखित संविधान तैयार किया। भारत की संविधान सभा का जब गठन हो गया, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया और उस उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा बताया कि भारतीय संविधान का उद्देश्य, उसके आदर्श, उसके लक्ष्य क्या है। और जिस समय संविधान का निर्माण हुआ या हो रहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने उसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में संविधान में स्थान दिया। मूल प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए हैं। धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथ निरपेक्ष, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में नहीं है, पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, समाजवादी और अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की मूल कुंजी है। ये एक दर्शन है, ये एक जीवन पद्धति है जो भारत के संविधान के लक्ष्यों को, उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। ये बतलाती है कि हमारे शासन संचालन करते समय इन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि हम अधिक से अधिक नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता दे सके और ऐसी भावना और ऐसी सोच नागरिकों में विकसित कर सके जो बंधुत्व को, जो एकता को स्पष्ट कर सके, जो देश की एकता अखंडता की रक्षा कर सके। और इस प्रस्तावना का एकमात्र उद्देश्य ऐसे नागरिक का निर्माण करना है जो जिनमें राष्ट्रवादी गुण हो, जिनका उद्देश्य भारत के लिए मर मिटना हो, भारत की रक्षा करना हो। तो प्रस्तावना भारत के लोगों के द्वारा तैयार की गई, क्योंकि इसका जो प्रथम शब्द है हम भारत के लोग, ये स्पष्ट करता है कि अंतिम संप्रभुता शक्ति भारत के लोगों में निहित है, ना कि किसी अन्य राजनेताओं में निहित है। हमारे संविधान सभा के जितने भी प्रतिनिधि था, उनका एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन भारत के लोगों के द्वारा किया गया। इस प्रकार शक्ति का अंतिम स्रोत भारतीय लोग हैं, भारतीय जनता है, और संविधान की को समाप्त करने का अधिकार केवल भारत की जनता के पास में है। और यही इंगित करता है कि भारत का जो आर्टिकल 1 है कि हम भारत राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन इस प्रस्तावना के जो हम भारत के लोग हैं, इसका मतलब ये है कि किसी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया। हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखें तो ये है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं। इस प्रकार अगर हम संविधान की प्रस्तावना का विवेचन करें तो हमको देखने को मिलेगा कि भारत की जो प्रस्तावना है वो बात करती है स्वतंत्रता की, समानता की, न्याय की, एकता की, बंधुत्व की और ऐसे आदर्शों को नागरिकों में सजोए रखने की जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रख सके। कार्ल फ्रेडरिक के अनुसार प्रस्तावना द्वारा वे जनमत प्रकट होता है जिसमें संविधान अपनी शक्ति प्राप्त करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना में
हमने दो चीज़ों को शामिल करा, दो बातों को शामिल किया। एक फ्रांसीसी क्रांति जिसमें स्वतंत्रता और समानता के लक्ष्य को हमने इंगित किया, और दूसरा रूसी क्रांति जिस के साथ हमने सामाजिक और आर्थिक न्याय को इसमें स्थान दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो बात करता है एक ऐसे नागरिक या के निर्माण की कि वो नागरिक जो राष्ट्र की एकता अखंडता की रक्षा कर सके। संविधान का अगर हम विस्तृत में विवेचन करें तो इसका प्रथम शब्द हम भारत के लोग और अंतिम शब्द संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। ये अपने आप में स्पष्ट कर देते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों के द्वारा हुआ है, अतः कोई भी भारतीय संविधान को नष्ट नहीं कर सकता है, विलोपित नहीं कर सकता है। केवल भारत के लोग ही इसे नष्ट कर सकते हैं, विलोपित कर सकते हैं, अन्यथा कोई शक्ति नहीं है। क्योंकि जिस संविधान सभा के द्वारा माउंटबेटन योजना जो आई, उसने के आधार पर जिस संविधान सभा का गठन किया गया, उस संविधान सभा का सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय लोगों के द्वारा किया गया था। इस कारण अंतिम रूप से जो है इस संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने किया है। इस प्रकार भारत की जो अंतिम शक्ति है, संप्रभुता, वो भारत के लोगों के हाथों में है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, मैं समझता हूं कि प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा अनुसार यह प्रकट करती है कि इस संविधान का आधार जनता है, इस पे नीति, प्राधिकार और संप्रभुता सब जनता में निहित है। हम देखें कि संविधान के अंदर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य जो शब्द है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, किसी भी राष्ट्र का प्रमुख या तो निर्वाचित होगा या वंशागत होगा। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, इसलिए अंतिम जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित है। लेकिन हमने हमारे राष्ट्र का जो प्रमुख है वो वंशागुणत ना बना के एक निर्वाचित व्यक्ति को रखा है, जिसे राष्ट्रपति कहा है। इस प्रकार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, यानी कि भारत आंतरिक और बाहरी दृष्टि से स्वतंत्र है, उस पर किसी राष्ट्र का दबाव नहीं है, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, अपने किन देशों से संबंध स्थापित करना है इसके लिए वो पूर्णतः स्वतंत्र है। और गणराज्य होने के नाते यानी कि हमारा जो देश का प्रमुख है वो वंशानुगत ना होकर के निर्वाचित होगा और उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। समाजवादी, मूल संविधान में ये शब्द नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया। मूल संविधान में यानी कि समाजवादी शब्द को जोड़ने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। उस समय संविधान सभा के सदस्य चाहते थे कि हम ना तो किसी गुट का हिस्सा होंगे ना गुट का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि उस समय संपूर्ण विश्व दो भागों में विभक्त था। एक अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी और दूसरा सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी। और अमूमन समाजवादी जो सब व्यवस्था है उसे साम्यवादी व्यवस्था के भाग माना जाता था। तो हम हमारे संविधान के जो निर्माता है वो नहीं चाहते थे कि हम किसी गुट में शामिल हो, इसलिए इस मूल शब्द को शामिल नहीं किया गया। लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए और सभी नागरिकों में बंधुता की भावना का विकास करने के लिए और साथ ही जो विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं उनके अधिकारों को समाप्त करने के लिए इस शब्द की आवश्यकता महसूस हुई और इसको संविधान में स्थान दिया गया। क्योंकि अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना है या फिर अगर हमें यानी अगर राजाओं का जो प्रिवी पर्स को समाप्त करना है और वास्तव में ही राज्य में जो उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का अधिकार हो, लोगों का अधिकार हो, तो उसके लिए समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष, हमने धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल नहीं करा। पंथ निरपेक्ष शब्द यानी कि हमारे यहाँ कई धर्मों के लोग हैं, कई पंथों को लोग हैं, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को स्वीकार करे, किसी भी पंथ को माने, उसकी पद्धति को स्वीकार करे, उसका प्रचार करे, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो पंथ निरपेक्ष अपने आप में पूर्ण शब्द है जो भारत की धार्मिक निरपेक्षता के दृष्टिकोण को बतलाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रस्तावना के इन शब्दों के द्वारा हमने एक ऐसे समाज की स्थापना करने का प्रयत्न किया है जिसमें
सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो। भारतीय इतिहास का अगर हम अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि लंबे समय से जो दलित वर्ग है और जो महिलाएं हैं उन पर बहुत अत्याचार हुए, और परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि भारत के अंदर एक ऐसी जातिवादी व्यवस्था की खाई बन गई, या फिर स्त्री पुरुषों को मध्य समानता का वातावरण खड़ा हो गया, जिसने समाज को विभक्त कर दिया और समाज में ऐसी कुरीतियाँ उत्पन्न कर दी, समाज में ऐसे दोष उत्पन्न कर दिए जो लोगों के मध्य भेदभाव कर लोगों के प्रति डराने का कार्य करें। तो हमने सामाजिक न्याय शब्द को शामिल किया कि नस्ल, धर्म, रंग, रूप, वेशभूषा के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्ति विधि के अधीन हैं और सभी को कानून के समक्ष एक समझा जाएगा, और किसी के साथ सामाजिक आधार पर मतभेद नहीं किया जाएगा। और इसी आधार पर हम देखते हैं कि संविधान, हमने जो मौलिक अधिकार हैं संविधान के भाग 3 में, इसे एक मूल अधिकार का दर्जा दिया गया, और आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय से तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपनाए उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी, किसी भी नौकरी को प्राप्त करे उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, किसी भी प्रकार की आर्थिक साधनों पर एकाधिकार नहीं होगा, सभी स्वतंत्र है, जो चाहे किसी भी व्यापार को अपना सकता है, किसी भी पद पर को प्राप्त कर सकता है, इसके लिए शासन उसमें विभेद नहीं करेगा। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय शब्द से तात्पर्य यह है कि भारत के अंदर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो किसी भी पद को प्राप्त करे, किसी भी दल को बनाए, किसी भी दल में सम्मिलित हो, किसी भी दल की विचारधारा का प्रचार करे, इसके लिए उसको रोक टोक नहीं है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, हम देखते हैं कि स्वतंत्रता, हमने स्वतंत्रता के, क्योंकि लंबे समय तक हम परतंत्र रहे, गुलाम रहे, तो हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसका एक जो बिंदु था वो था हमें स्वतंत्रता चाहिए भी। हम बात करते हैं डॉक्टर तिलक की और हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो हम देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा संपूर्ण जो स्वतंत्रता आंदोलन है वो इस शब्द पर आधारित रहा। तो हमने स्वतंत्रता के सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है कि राज्य हित में व्यक्ति के विचारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति के विचार स्वतंत्र है, वो अपने विचारों के माध्यम से किसी भी सोच को विकसित कर सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। समानता, इक्वलिटी, समाज में किसी भी आधार पर, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग हो, चाहे रूप हो, चाहे भाषा हो, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भ्रातृत्व, हम जानते हैं कि लंबे समय तक भारत के अंदर जो वर्ण व्यवस्था रही उसने लोगों के मध्य, भारतीयों के मध्य एक ऐसा विभेद उत्पन्न कर दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन हो गया। तो हम चाहते हैं कि इस शब्द के माध्यम से कि व्यक्ति व्यक्ति के मध्य भाईचारे का दृष्टिकोण हो, समरसता का दृष्टिकोण हो, एक दूसरे को सहयोग की भावना विकसित हो, इसलिए हमने इस शब्द को शामिल किया। और ये शब्द जो है 1948 के संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवीय अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को भी उत्पन्न करता है, जिसे दर्शाता है, जिसे 10 सितंबर 1948 को हमारे इसको सम्मिलित किया गया। व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता, सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण और शब्द एकता, अखंडता। हम देखते हैं कि प्राचीन समय से ही भारत लंबे समय तक खंड खंड रहा, यानी कि टुकड़ों में रहा, और भारत के अंदर भी कई भारत विद्यमान रहे। कारण उसका था कि भारत के लोगों में आपसी एकता का अभाव था और अखंडता नहीं थी। इसलिए इन शब्दों को शामिल किया गया कि भारत अखंड है, कोई भी राज्य भारत से पृथक नहीं हो सकता है और ना ही पृथक होने का प्रयास कर सकता है। और हम देखते हैं कि एकता, कि लोगों में एकता बनी रहे ताकि संकट के समय जो है हम एकजुट होकर उस संकट का सामना कर सके और उसका जवाब दे सके। अगर हम संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। केशवानंद भारती विवाद 1976 में इस सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया है, क्योंकि उससे पूर्व जो बेरोवाडी विवाद था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती जो विवाद 1976 था उसमें अपने निर्णय को उसने बदल दिया और कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल भाग है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता है।
अगर हम संविधान की प्रस्तावना का अगर हम मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि भाई माना कि ये न्याययोग्य नहीं है, लेकिन ये हमारे लोगों को, हमारे शासक को, नीति निर्माणकर्ताओं को एक आदर्श, एक लक्ष्य, एक दिशा बतलाते हैं, जो एक ऐसा शासन, एक ऐसी सत्ता को भारतीयों को प्रदान कर सके जिसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी हो। न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ने कहा, प्रस्तावना अपने आप में नहीं तो शासन की शक्ति का एक स्रोत होती है और नई शासन को किसी शक्ति से वंचित करने का साधन है। धन्यवाद।